गांव में वायरल बुखार का प्रकोप। सभी परेशान हैं, लेकिन एक घर में कोई बीमार नहीं। अरे कमला बहन, तेरे घर में कोई बीमार क्यों नहीं हुआ? पूरे गांव में बुखार फैला है। मेरी पत्नी डॉक्टर साहब की बेटी है। इसने अपने पापा से सीखी है जड़ी बूटियों का ज्ञान। हमारी सेहत के लिए इस्तेमाल किया है। इसके पकौड़े सिर्फ खाना नहीं, दवा है, दवा। अरे नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। पापा हमेशा कहते थे कि रसोई की हर चीज दवा है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल करो तो। लेकिन ये कहानी कुछ दिन पहले से शुरू होती है, जब रीता को कोई नहीं समझता था। 5 दिन पहले रीता के ससुराल में सुबह का माहौल। रसोई में पकौड़े तलने की आवाज आ रही है। पापा हमेशा कहते थे, जड़ी बूटी से बड़ी कोई दवा नहीं होती। काश यहाँ कोई इस बात को समझ पाता। रीता, फिर से पकौड़े बना रही है? दिन भर यही काम है तेरे पास? भाभी को तो बस एक ही चीज आती है, दाल चावल के पकौड़े। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी कुछ खास नहीं सीखा। अरे छोड़ो ना, स्वादिष्ट तो बनाती है। उसी समय पड़ोसी गीता भी आ जाती है। कमला बहन, हमारे जमाने में बहुएं सब कुछ सीखती थी। ये तो बस एक ही धुन में लगी रहती है। गीता दीदी भी वही कहती है जो घर में सुनती रहती हूँ। बेटी की मर्जी है, जो अच्छा लगता है वो बनाती है। रीता चुपचाप अपना काम करती रही, लेकिन दिल में सबकी बातें चुभ रही थी। रीता का रोजाना का यही हाल था। सुबह उठकर पकौड़े बनाना, सबके ताने सुनना, फिर भी मुस्कुराकर अपना काम करना। 2 दिन बाद अचानक गांव में अजीब सी बीमारी फैलने लगी। कमला बहन, मेरे दोनों बच्चे बीमार पड़े हैं। तेज बुखार और कमजोरी हो रही है। पता नहीं क्या वायरस है ये। भगवान बचाए, कहीं हमारे घर ना आ जाए। हमारे घर में भी मेरी सास को उल्टी दस्त शुरू हो गए हैं। डॉक्टर कहते हैं ये वायरल इन्फेक्शन है। अरे भैया, कहीं हमें भी ना हो जाए। दोनों उस रात रीता रसोई में बैठकर सोचती रहती है। अगर मैं सीधा कहूँगी तो मम्मी जी कहेंगी, अब तो डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। सुनीता हंसेंगी, गीता दीदी ताना मारेंगी। लेकिन अगर चुपके से पकौड़ों में पापा की सिखाई चीजें मिला दूं? अगली सुबह रीता अपना फैसला करके पकौड़े बनाते समय उसमें सबसे पहले तुलसी के पत्ते मिलाना शुरू करती है। पापा की सिखाई हर बात काम आएगी। पहले तुलसी, फिर अदरक, फिर हल्दी। सबको पता भी नहीं चलेगा। आज पकौड़ों में कुछ अलग स्वाद है। क्या मिलाया है? बस मम्मी जी, थोड़ी सी तुलसी स्वाद बढ़ाने के लिए। अरे भाभी, अब इम्यूनिटी बूस्टर भी बनाने लगी। अंग्रेजी शब्द बोलने से पकौड़े महंगे नहीं हो जाते। पहले दिन रीता ने थोड़ा सा तुलसी मिलाया, दूसरे दिन अदरक की मात्रा बढ़ाई, तीसरे दिन हल्दी भी शामिल की। इन 3 दिनों में गांव की हालत बिगड़ती गई। अजीब बात है, बाहर सब बीमार हैं और हमारे घर में किसी को कुछ नहीं हुआ। सच में अजीब बात है। बाहर सब बीमार है और हमारे घर में कोई खांसी तक नहीं। हाँ माँ जी, मेरी सहेली भी बुखार से परेशान है। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा है क्या? कुछ तो बात है। हमारे खाने पीने में कुछ खास होगा। पापा जी कहते थे कि घर का बना खाना सबसे अच्छी दवा है। हमारे घर में तो बच्चों तक को बुखार आ गया है। तुम लोग बड़े भाग्यशाली हो। ये सब तो भगवान की कृपा है। उसी शाम पड़ोसी शांति का 6 साल का बेटा तेज बुखार से बेहोश हो गया। लेकिन रीता के घर में सुनीता मस्ती से गाना गा रही थी। रमेश खुशी से खाना खा रहा था। पापा, आपकी सिखाई बातें काम आ रही हैं। अब सब समझेंगे कि छोटे छोटे काम भी कितने बड़े हो सकते हैं। रमेश ध्यान से सोचने लगा। अजीब बात है, रीता रोज पकौड़े बनाती है, उसमें तुलसी अदरक डालती है और हम सब बिल्कुल ठीक है। अचानक उसकी आंखें चमकी और वो रीता की तरफ देखने लगा।
रोज रीता तुलसी अदरक डालती है पकौड़े में और हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं। रीता, तुमने जानबूझकर कुछ खास मिलाया है ना पकौड़े में? आ, 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 आपको कैसे पता चला? मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम्हारी मेहनत और समझदारी मुझसे छुप नहीं सकती। कमला बहन, मेरा पूरा परिवार बीमार है। तुम लोगों का क्या राज है? कोई दवा ले रहे हो क्या? शाम तक पूरे गांव में ये बात फैल गई कि रीता के घर में कोई बीमार नहीं हुआ। शांति और दूसरे पड़ोसी रीता के घर आकर राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कमला बहन, तेरे घर में कोई बीमार क्यों नहीं हुआ? पूरे गांव में बुखार फैला पड़ा है। मेरी पत्नी डॉक्टर साहब की बेटी है। इसने अपने पापा से सीखी है जड़ी बूटियों का ज्ञान। हमारी सेहत के लिए इस्तेमाल किया है। इसके पकौड़े सिर्फ खाना नहीं, दवा है, दवा। अरे नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। पापा हमेशा कहते थे कि रसोई की हर चीज दवा है, अगर सही तरीके से इस्तेमाल करे तो। मैंने बस उनकी सिखाई बात को अपने प्यार में मिलाकर सबके लिए बनाया। मतलब तू जानबूझकर इन सब चीजों को पकौड़े में मिला रही थी हमारी रक्षा के लिए? अरे भाभी, तुमने तो हम सबकी जान बचाई है और हम तुम्हें ताने दे रहे थे। रीता जी, मैंने भी आपके बारे में गलत सोचा था, माफ करना। कमलाबाई को एहसास होता है कि जिस बहू को वो परेशान करती रहती थी, उसी ने चुपचाप पूरे परिवार की रक्षा की है। रीता बेटी, मैं कितनी अंधी थी। तू चुपचाप हम सबकी रक्षा कर रही थी और मैं तुझे ताने दे रही थी। तेरे पापा ने जो ज्ञान दिया था, तूने उसे हमारे काम में लगाया। माफ कर दे बेटी, मैंने तुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। इसीलिए कहता था हमारी बहू में कुछ खास बात है। रीता जी, प्लीज हमारे बच्चों के लिए भी कुछ बना दो, हमारी मदद करो। अगले दिन रीता सबके लिए इम्यूनिटी बूस्टर पकौड़े बनाती है और पूरे गांव की मदद करती है। मम्मी जी, पापा, आप हमेशा कहते थे जड़ी बूटी से बड़ी कोई दवा नहीं है। मैंने तो बस वही किया जो सीखा था। अब सब मिलकर इस मुसीबत से लड़ेंगे। अब से तू जो भी बनाएगी सब खुशी से खाएंगे। तू हमारी डॉक्टर है बेटी। मैं शुरू से ही कहता था कि हमारी बहू में कुछ बात है। आज सब मान गए। अब मैं सबको बताऊंगी कि मेरी बहू डॉक्टर की बेटी है, जड़ी बूटी की जानकार है। रीता, आज मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गर्व है। तुमने बिना शोर शराबा किए सबकी सेवा की। भाभी जी, अब तो आप हमारी टीचर हैं, हमें भी सिखाइए ना। मुझे अपनी पत्नी पर गर्व है। इसने बिना शोर शराबा किए चुपचाप सबकी सेवा की। अब तो मैं भी भाभी जी से ये सब सीखूंगी। भाभी जी, आप तो कमाल की है। रीता जी, आपने हम सबको सिखाया कि सच्चा ज्ञान दिखावा नहीं, सेवा में है। धीरे धीरे गांव के लोग रीता के घर के इम्यूनिटी पकौड़े लेकर जाने लगे और सब ठीक होने लगे। खुश रहो बेटी, खुश रहो। तेरी सेवा भावना से भगवान भी खुश होंगे। रीता जी, आपने तो हमारे पूरे गांव का भला किया है। अब हम भी अपने बच्चों को ये सब सिखाएंगे। एक हफ्ते बाद गांव में बीमारी का नामो निशान नहीं था। अब रीता के पकौड़े सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि परिवार के प्यार और सेवा का प्रतीक बन गए। मेरी बहू तो डॉक्टर है, डॉक्टर, जड़ी बूटियों की जानकार। अब पूरा गांव इसे सम्मान देता है। अब सब समझ गए कि पापा की सिखाई बातें कितनी कीमती थी। छोटे छोटे काम भी कितने बड़े हो सकते हैं। इस तरह रीता के प्यार, धैर्य और जड़ी बूटियों के ज्ञान ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव को बचाया और सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। ये कहानी है भारद्वाज हाउस की। कहने को तो इस परिवार में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने ही लगते हैं। और ऐसे ही कुछ इस परिवार के साथ था।
इस परिवार में दिखाने के लिए खुशियां तो बहुत थी, लेकिन असल में खुशियों का खा भी नहीं था, क्योंकि इस घर में बच्चा नहीं था। और ऐसे ही एक दिन सुमित्रा अपने दरवाजे के बाहर बैठी थी। तभी उसकी एक सहेली उसके पास आती है और उससे कहती है, सुमित्रा क्या हुआ? तू इस तरह घर के बाहर क्यों बैठी है? कुछ नहीं, बस यूं ही घर में अकेली बोर हो रही थी, तो सोचा क्यों ना घर के बाहर ही बैठ जाऊं। वैसे भी गली के बच्चों को खेलता हुआ देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। सुमित्रा, अगर ऐसी बात है तो तू मेरे घर आ जाया कर। वैसे भी मेरे घर में मेरी बहू की एक छोटी बेटी है, बहुत नटखट है वो, पर तू आएगी ना तो बहुत मजा आएगा उसे भी और तुझे भी। इस तरह दोनों आपस में थोड़ी देर तक बातें करते रहते हैं और थोड़ी देर बाद सुमित्रा की सहेली अपने घर चली जाती है। शाम को जब सुमित्रा की बहू नेहा अपने पति विवेक के साथ घर आती है, तो वहाँ पर सास को अकेला बैठा देखकर उससे कहती है, माँ जी, आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? अब अकेली ना बैठूं तो और क्या करूं? इतने बड़े घर में मेरे अलावा और है ही कौन? इस घर में मैं अकेली रहती हूँ। तू है, तू भी ऑफिस चली जाती है, और विवेक है, वो भी अपने काम पर ध्यान दे रहा है। तो माँ जी, आप मुझे घुमा फिरा के बच्चे के लिए कह रही हैं। आप तो जानती हैं ना, मैं अपने करियर को लेके कितना पॉजिटिव हूँ, और तो और आप ये भी जानती हैं कि मैं बहुत जल्द ऊंचाइयों पे जाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने पिछले 7 साल से मेहनत करी है। अगर इस दौरान मैंने बच्चा कर लिया तो मेरा सारा करियर बर्बाद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी चीजों को समझेंगी। सुमित्रा की उदासी भरे स्वर को सुनकर नेहा अपना सामान वहीं रख देती है और अपनी सास के पास बैठकर अपनी सास को हंसाने की कोशिश करती है, लेकिन सुमित्रा नहीं हंसती और वो अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, मन नहीं लगता बिल्कुल भी। अकेले बाहर गली में बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, वहाँ खेलते हुए बच्चों से थोड़ा मन बहल जाता है। वैसे भी अब मेरी उम्र पोते पोती को खिलाने की है। तुम दोनों इस घर के वारिस के बारे में क्यों नहीं सोचते? नेहा तो वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर बेचारी सुमित्रा चुप होकर टीवी देखने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुमित्रा का अकेलापन ही बढ़ता जा रहा था। और ऐसी ही देर शाम नेहा और विवेक घर आते हैं, जहाँ वो इतने बड़े घर को खाली देखते हैं। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? नेहा, माँ कहाँ है? विवेक, मुझे क्या पता, मैं भी तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ। एक तो पता नहीं माँ जी कहाँ कहाँ गायब हो जाती हैं। शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन सुमित्रा अब घर पर नहीं आई। सुमित्रा की चिंता में विवेक और नेहा हर जगह अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछ रहे थे कि कहीं उनकी माँ उनके घर पर तो नहीं चली गई। लेकिन तभी सुमित्रा को एक छोटे बच्ची को अपनी गोद में लिए हुए घर आता हुआ वो देखते हैं और वो उसके साथ वहीं पर खेलने लगती है। ये देखकर नेहा और विवेक एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जिसके बाद, माँ, इतनी रात हो चुकी है, कहाँ से आ रही हैं आप? और ये बच्चा किसका है? ये पड़ोस वाली की पोती है। देख कितनी सुंदर है। तुझे पता है, बहुत शरारती है ये, लेकिन इसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। अपनी माँ का ये खिलखिला बर्ताव देखकर कहीं ना कहीं विवेक को भी अच्छा लगता है और वो भी उस बच्ची के साथ खेलने लगता है। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ अब नेहा और विवेक को भी समझ आ रहा था कि सुमित्रा की बढ़ती उम्र के साथ वो अकेलापन महसूस कर रही थी। इसलिए नेहा और विवेक ज्यादा से ज्यादा अपनी माँ के साथ समय बिताने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन संडे का दिन था। सभी लोग घर में थे, लेकिन नेहा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। उसको बेहोश देखकर विवेक तुरंत उसे कमरे में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। मिस्टर विवेक, घबराने या डरने की कोई भी बात नहीं है। आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आप इनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। डॉक्टर के मुंह से नेहा की प्रेगनेंसी की बात सुनकर विवेक तो मानो खुशी से फूला नहीं समाता और वो ये खुशी अपनी माँ को सुनाने के लिए जाता है। माँ, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, जिस आस में इतने सालों से आप बैठे हो ना, वो पूरा होने वाला है। विवेक, ये क्या बोल रहा है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधे सीधे बता, क्या बात है? बहू की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ, नेहा की तबीयत ठीक है, लेकिन बात ना खुशखबरी वाली है। आपको पता है, आप ना दादी बनने वाली है और मैं बाप।
विवेक के मुंह से ऐसी बात सुनकर सुमित्रा भी काफी खुश होती है और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट देती है। लेकिन नेहा इस खुशखबरी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपने करियर में कुछ करना चाहती थी और करियर में कुछ करने के लिए उसे अभी बच्चा नहीं चाहिए था। यार विवेक, मुझे अपने करियर में कुछ करना है, हाँ तो करो ना, किसने मना किया है? लेकिन इस बच्चे के साथ मैं अपना करियर पे कैसे ध्यान दूंगी? नेहा तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। विवेक, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। मैं इस बच्चे को अबॉर्ट करवा देती हूँ। यार, अगर मैं इस हालत में रहूंगी ना तो मैं अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाऊंगी। यार कैसी बात कर रही हो तुम माँ बनने वाली हो, तुम वर्क फ्रॉम होम भी तो ले सकती हो, वो लोग दे देंगे। यार तुम्हें जो भी करना है घर से करो ना, तुम्हें दिक्कत ही क्या है? पर विवेक, मैं नहीं कर सकती घर से काम, क्योंकि मुझसे नहीं होगा ऑफिस का काम घर बैठे बैठे। तो कान खोल के तुम भी मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बच्चा मुझे चाहिए अपनी माँ के लिए, तो ये बच्चा जन्म लेगा, समझी तुम? शादी को 7 साल हो गए, तुमने कहा बच्चा नहीं चाहिए, तो मैंने बच्चे के लिए कभी जिद भी नहीं की। लेकिन अब बहुत हो गया है। अब मुझे और मेरी माँ को इस घर का वारिस चाहिए, तो ये बच्चा जन्म लेगा। अगर तुमने इस बच्चे को अडॉप्ट किया ना, तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा के लिए मैं खत्म कर दूंगा। विवेक अपनी पूरी बात करके वहाँ से चला जाता है और इस तरह नेहा उस बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवा पाती। समय गुजरता है। गुजरते समय के साथ 7वां महीना भी चढ़ जाता है और नेहा अपनी इस अनवांटेड प्रेगनेंसी से बहुत ही परेशान थी। लेकिन वो भी इस बच्चे की इच्छा में खुद का ख्याल रखने लगती है और देखते ही देखते नेहा को एक प्यारा सा बेटा होता है और वो बहुत जल्द अपना बेटा लेकर घर आ जाती है। मेरा पोता कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल अपने बाप पर गया है। माँ सही कहा आपने, ये मेरा राजकुमार है, बिल्कुल मुझ पे गया है। इसको तो मैं सराखों पर बिठा के रखूंगा, कोई कमी नहीं आने दूंगा इसे। अब आप लोग ऐसे ही देखते रहोगे या इसको इसकी माँ के गोद में भी दोगे? क्या कहा तुमने? तुम्हें बच्चा दूं? क्यों दूं? अरे तुम तो अडॉप्ट करना चाहती थी, अब क्यों मांग रही हो? कौन सा हक जमा रही हो? क्या बहू, ये विवेक क्या बोल रहा है? हाँ माँ जी, विवेक बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था, लेकिन जब मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा तो मेरी ममता उसके लिए जाग गई। माँ तो माँ होती है ना। विवेक, मुझे मेरा बेटा दे दो। नेहा को अपने बच्चे से प्यार हो चुका था, उसके अंदर की ममता जाग चुकी थी। वो अपने बेटे के लिए करियर छोड़ने के लिए भी तैयार थी। ये देखकर विवेक उसे बहुत सपोर्ट करता है, घर रहकर ही उसे काम करने को कहता है। नेहा भी ऐसा ही करती है जैसा विवेक कहता है और इस तरह नेहा अपने करियर में ध्यान भी लगा पाती है और अपने बेटे के साथ भी रहती है और इस तरह से सुमित्रा को इकलौता वारिस मिल जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खाना नहीं खाऊंगी तो मतलब नहीं खाऊंगी। निशा बहुत ही जिद्दी किस्म की औरत थी और वो अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा खाना ना खाने की धमकी दिया करती थी। तो वहीं बेचारा उसका पति रोहित ना चाहते हुए भी उसकी बात मान जाया करता था और उसकी जिद को पूरा कर दिया करता था। एक शाम निशा अपने पति रोहित को फोन करती है। रोहित ऑफिस में था और रोहित निशा का फोन उठाकर बोलता है। क्या बात है निशा, क्यों फोन किया तुमने? रोहित, वो आज ना माँ जी का फास्ट है, तो मैं सोच रही हूँ ना क्यों ना आज हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खा ले, क्योंकि मेरा खाना बनाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। अरे नहीं नहीं निशा, मेरा बाहर खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तुम घर पर सिंपल सी दाल चावल बना दो, मैं वही खा लूंगा। अरे तुम्हारा मन नहीं है तो उससे मुझे क्या, मेरा तो मन है ना बाहर खाना खाने का। अरे यार, बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है ना कि अभी पैसों को लेकर कितनी दिक्कत चल रही है और बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने का मतलब है 5 से 6 हजार तक का बिल आ जाएगा और अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या यार, तुम जिंदगी भर मिडिल क्लास ही रहोगे। अरे कभी तो ऊपर उठने की कोशिश करो। जिंदगी भर छोटा ही सोचोगे ना तो छोटे ही बनकर रह जाओगे। देखो, फालतू की बकवास मत करो। तुमसे जितना बोला जाए तुम उतना करो। अपने लिए और मेरे लिए दाल चावल बना लो, हम वहीं खाएंगे। हाँ तो तुम भी मेरी सुन लो, मैं तुम्हारे लिए दाल चावल बना दूंगी, लेकिन खुद के खाने के लिए नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब तक तुम मुझे बाहर खाना खाने के लिए नहीं लेके जाओगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी, बस नहीं खाऊंगी। निशा, क्यों बच्चों जैसी जिद कर रही हो यार? तुम्हें पता है ना यहाँ पर अभी कितना प्रेशर है काम का, और एक तुम हो की। देखो मर्जी तुम्हारी है, मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए दाल चावल बना दूंगी, पर अपने लिए खाना बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी। निशा रोहित से जिद करने लगती है और खाना ना खाने की धमकी देती है,
निशा अच्छे से जानती थी कि उसकी ये धमकी उसके पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसका पति मजबूरन उसकी जिद को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। इस बार भी ऐसा ही होता है। रोहित निशा को बाहर खाना खिलाने ले जाने के लिए हाँ बोल देता है। निशा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने कमरे में जाकर तैयार होती है। तभी वहाँ उसकी सास आती है। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है बहू रानी? माँ जी, आज तो आपका व्रत है ना, तो आप तो खाना खाओगी नहीं, इसीलिए मैं और रोहित बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अरे बेटा, तुझे पता है ना, अभी घर के हालात ही ठीक नहीं है। 2 महीने से सैलरी होल्ड पे हो रखी है और एक तू है कि जब देखो बाहर का खाना खाना है, ये लेना है, वो लेना है। माँ जी, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ ना, अपने पति से बोलती हूँ, फिर दूसरों को तकलीफ क्यों हो रही है? जब मेरा पति मेरे ऊपर पैसे खर्च करने को तैयार है, अरे तो फिर आपको क्या दिक्कत है? अरे क्यों दिक्कत ना हो? मेरे बेटे को दिक्कत होगी तो मुझे भी तो होगी ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, ये आपका बेटा बाद में है, पहले मेरा पति है और एक पति का फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे। अरे बीवी का भी तो फर्ज होता है कि पति को समझे, उसकी बात सुने और वो जिस हालात से गुजर रहा है उसको समझे। देखो माँ जी, आप अपने काम से मतलब रखो। आपसे मैं पैसे नहीं ले रही हूँ ना, और ना ही मेरे पति ने आपसे पैसे मांगे हैं। मेरा पति अपनी कमाई से मुझे बाहर खाना खाने के लिए ले जा रहा है, तो आप बीच में ना ही बोलो ना, तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। निशा अपनी सास से झगड़ा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद सास खुद अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद रोहित ऑफिस से घर आता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर बाहर खाना खाने जाते हैं। एक दिन रोहित अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है और निशा ऑनलाइन अपने फोन में कुछ देख रही होती है। रोहित, ये वाली ड्रेस देखो, कितनी प्यारी है ना, वो भी सिर्फ 5,000 की है। तुम अभी मेरे फोन पर पेमेंट कर दो ना, मैं अभी के अभी से खरीदना चाहती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है निशा, तुम्हें पता है कि मेरी 2 महीने की सैलरी होल्ड पर है और ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से किसी भी वर्कर को सैलरी नहीं मिली है अभी तक, और तुम हो कि जब देखो बस फालतू का ड्रामा लेकर बैठ जाती हो। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं ये सब जानबूझकर करती हूँ? ठीक है, आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। जब तक तुम मुझे ड्रेस नहीं दिलाओगे ना, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं तुम्हें ड्रेस दिलाने से मना थोड़ी कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम दे दो, तुम्हें ड्रेस जरूर दिला दूंगा। ये सिलसिला यूं ही चल रहा था। निशा बार बार अपने पति को खाना न खाने की धमकी देती और उसका पति उसकी जिद पूरी कर दिया करता, जिस वजह से निशा अपनी जिद को अपनी आदत बना लेती है। ऐसे ही एक दिन सास अपने बेटे से कहती है, रोहित बेटा सुन, तो मुझे तुझसे बात करनी थी। हाँ माँ बोलो, आखिर क्या बात है? बेटा देख, मैं देख रही हूँ तू कितने दिनों से परेशान है। सब ठीक तो है ना? अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बता, मैं तेरी माँ हूँ। क्या बताऊँ माँ, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। एक मेरी बीवी है जो मेरी सिचुएशन को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करती है। आए दिन किसी ना किसी चीज़ को लेकर जिद करने लगती है। अब उसे कैसे समझाऊं कि मैं अभी किन हालातों से गुजर रहा हूँ। अरे गलती भी तो तेरी है, बहू को दोष देने से क्या ही होगा। अगर माँ बाप बच्चे की ना हर जिद पूरी करते हैं ना, तो बच्चे ना ऐसे ही बिगड़ते हैं। जैसे बच्चे जिद करते हैं ना, वैसे तेरी पत्नी भी जिद करती है, और एक तू है जो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता रहता है। गलती इसमें तेरी ही है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। लगता है कि अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना धीरे धीरे करके निशा की आदत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। रोहित अपनी माँ की बात समझ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद निशा रोहित से कहती है, रोहित, तुम्हें पता है मेरी जो फ्रेंड है ना अंजलि, उसके पति ने आज उसे गोल्ड के झुमके गिफ्ट किए हैं। तो मैं भी सोच रही थी कि तुम भी मुझे गोल्ड के झुमके गिफ्ट कर दो ना। इसलिए गिफ्ट कर दूं? अभी ना तो तुम्हारा बर्थडे है, ना हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, फिर क्यों बेकार में पैसे वेस्ट करूं? और वैसे भी मुझे जब गिफ्ट देना होगा तब मैं अपनी मर्जी से दे दूंगा। तुम्हारी फ्रेंड के हस्बैंड ने उसे गिफ्ट दिया है, तो मैं क्यों किसी और को देखूं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना रोहित? तुम किस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी जिद्दी हूँ, और अगर मेरी जिद पूरी ना हो ना, तो मैं खाना नहीं खाती। अरे तो मत खाओ, तुम्हारी भूख तुम्हारा पेट, जब तुम्हारा मन करे तुम खाओ, मैंने तुम्हें थोड़ी ना रोका है। रोहित, इसका मतलब तो यही है ना
कि तुम्हें मेरे खाने और ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता? तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता, मर्जी तुम्हारी। तुम्हें अगर खाना है तो खाओ और नहीं खाना है तो मत खाओ। मैंने तुम्हें रोका नहीं है खाना खाने से। और वैसे भी खाना बांटने वाली तो तुम हो नहीं। तुम्हें खाना खाना है तो खाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमसे। ठीक है, फिर मेरी भी सुन लो। जब तक तुम मुझे गोल्ड के झुमके गिफ्ट नहीं करोगे ना, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर तो तुम ऐसे ही भूखी रह जाओगी, क्योंकि मैं तुम्हें गोल्ड के झुमके गिफ्ट करने वाला नहीं हूँ। निशा भी पूरी तरह से जिद में थी। ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है। रात को रोहित अपनी माँ के साथ खाना खा रहा होता है। तभी सास अपनी बहू को खाना खाने के लिए बोलती है, लेकिन बहू पूरे तरीके से जिद में होती है। माँ जी, आपको खाना है ना तो खा लीजिए, मुझे नहीं खाना। सास फिर भी उसे बार बार खाना पूछती है, लेकिन रोहित अपनी मस्ती में मगन खाना खाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सास भी चली जाती है और बेचारी निशा अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठी रह जाती है। हाँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, पर क्या करूँ? ये रोहित है ना कि मेरी जिद पूरी ही नहीं कर रहे हैं। अब लग रहा है मेरा पति पूरी तरीके से बदल चुका है। ऐसे ही करीबन रात के 12 बज जाते हैं। निशा का पूरा परिवार सो जाता है और निशा चोरी छुपे किचन में जाकर खाना खाने लगती है। तभी वहाँ रोहित आ जाता है और रोहित निशा को खाना खाते पकड़कर बोलता है, तो ये है तुम्हारी हकीकत। तुम अपनी जिद को पूरा करवाने के लिए मुझे बार बार ना खाना खाने की धमकी दे रही थी। अब मेरी बात भी कान खोल कर सुन लो। तुम आज के बाद मुझे अपनी कोई भी परेशानी नहीं बताओगी और मैं तुम्हारी कोई भी जिद नहीं सुनने वाला हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करना है। मैं आज के बाद से कोई भी जिद तुम्हारी पूरी नहीं करूँगा। तुम्हें जो करना है, जैसा करना है, जितनी जिद करनी है तुम वैसे करो। चाहे खाना मत खाओ, चाहे खाओ, लेकिन मैं तुम्हारी किसी भी जिद की पूर्ति नहीं करूँगा। रोहित के इस कड़वे शब्द से निशा को समझ आ जाता है कि अब उसका पति उसके धमकी देने पर उसकी जिद पूरी नहीं करेगा। इसीलिए फिर दोबारा वो मैं खाना नहीं खाऊंगी की जिद कभी नहीं करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।